नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। पश्चिम बंगाल की राजनीति में हिंसा और प्रशासनिक विफलता महज चुनावी आरोप नहीं रह गए, बल्कि देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट की गंभीर चिंता का विषय बन गया है। हालिया घटनाक्रमों, विशेषकर मालदा हिंसा मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की कड़ी टिप्पणियों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ममता बनर्जी के प्रशासन और राज्य पुलिस पर से न्यायपालिका का भरोसा पूरी तरह डगमगा चुका है। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो रुख अपनाया वह किसी भी लोकतांत्रिक राज्य सरकार के लिए चेतावनी से कम नहीं है। सीजेआई ने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें राज्य पुलिस की जांच पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। जब प्रशासन और पुलिस राजनीतिक दलों के चंगुल में फंस जाते हैं तो निष्पक्ष न्याय की उम्मीद समाप्त हो जाती है। न्यायालय का गुस्सा इस बात पर था कि बंगाल में पुलिस प्रशासन ममता बनर्जी और टीएमसी की मर्जी के बिना हिलता तक नहीं है। यह स्थिति तब और भयावह हो गई जब मालदा मामले में राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी कोर्ट के निशाने पर आ गए। कोर्ट ने मुख्य सचिव से सीधे पूछा, इतना बड़ा मामला हो रहा था और आपसे संपर्क क्यों नहीं हो पा रहा था? यह एक राज्य की प्रशासनिक मशीनरी की विफलता का चरम बिंदु है। पश्चिम बंगाल के मालदा में हुई हिंसा ने न केवल राज्य की कानून व्यवस्था पे सवाल खड़े किए, बल्कि पूरे देश में इस बात को लेकर गंभीर बहस छेड़ दी कि आखिर ऐसी घटनाओं की जांच किस एजेंसी को करनी चाहिए और क्या स्थानीय पुलिस पे भरोसा किया जा सकता है। इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी सामने आई, जिसमें कहा गया कि स्थानीय पुलिस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता और मामले की जांच एनआईए को सौंपनी जानी चाहिए। मालदा में हुई हिंसा केवल एक स्थानीय कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं था, यह एक रणनीतिक विफलता थी। भीड़ ने नेशनल हाईवे जाम किया, जो बांग्लादेश सीमा से जुड़ा होने के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली को देखते हुए आदेश दिया कि मामले की जांच एनआईए को सौंपी जाए। इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण है। सुप्रीम कोर्ट का यह रुख अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह सीधे तौर पर राज्य की कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है। अदालत ने निर्देश दिया कि अब तक दर्ज सभी एफआईआर, सबूत और रिकॉर्ड एनआईए को सौंपे जाए ताकि निष्पक्ष और गहन जांच हो सके। इसके बाद जैसे ही एनआईए ने अपनी जांच शुरू की, कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आने लगे, जिनसे यह संकेत मिला कि कोर्ट की आशंका निराधार नहीं थी। एनआईए ने इस पूरे मामले की जांच 3 स्तरों पर शुरू की। पहली टीम ने प्रशासनिक कार्यालयों और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस यानी कि बीडीओ में जाकर जांच की, जहां से हिंसा की शुरुआत मानी जा रही है। दूसरी टीम घटनास्थल पर गई, जहां भीड़ ने पुलिस और अधिकारियों पर हमला किया था। तीसरी टीम थानों में जाके दर्ज एफआईआर और पुलिस की कार्रवाई का विश्लेषण कर रही है। इतना ही नहीं, एनआईए ने वहां अपना अस्थायी कैंप कार्यालय भी स्थापित कर लिया, जिससे साफ है कि एजेंसी इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है। अब तक की जांच में सामने आया है कि इस हिंसा के पीछे एक सुनियोजित साजिश थी। यह कोई अचानक भर की भीड़ नहीं थी, बल्कि लोगों को पहले से संगठित किया गया। आरोप है कि ई रिक्शा के जरिए अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों को इकट्ठा होने के लिए कहा गया। इसके अलावा लाउड स्पीकर के जरिए घोषणाएं भी की गई, जिससे कुछ ही समय में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। देखते ही देखते करीब 1500 लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसने हिंसा शुरू कर दी। इस हिंसा के दौरान न्यायिक अधिकारियों को भी निशाना बनाया गया। उन्हें घंटों तक बंधक बना के रखा गया और उनके कार्यालय से बाहर उनको निकलने नहीं दिया गया। एक महिला न्यायिक अधिकारी को घेर लिया गया, जिससे हालात और भी गंभीर हो गया। यह केवल कानून व्यवस्था का मामला नहीं था, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश भी थी। कोर्ट ने माना कि राज्य पुलिस राजनीतिक दबाव में काम कर रही है। बॉर्डर के पास नेशनल हाईवे जाम होना और सैकड़ों की भीड़ का हिंसक होना बाहरी साजिश और विदेशी फंडिंग की ओर इशारा करता है। एनआईए एक केंद्रीय एजेंसी है जो आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के गंभीर मामले को देखती है। कोर्ट चाहता है कि जांच राज्य के प्रभाव से मुक्त हो। एनआईए की जांच में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई कि इलाके के कई सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे। कुल 16 कैमरों में से 9 बंद पाए गए और मुख्य द्वार पे लगा कैमरा भी निष्क्रिय था। इससे यह संदेह और गहरा हो जाता है कि कहीं यह सब पहले से योजना के तहत तो नहीं किया गया ताकि सबूत न मिल सके। इसके अलावा जांच में यह भी पाया गया कि महिलाओं को आगे रखकर भीड़ को संचालित किया गया। इसका उद्देश्य यह था कि सुरक्षा बल सख्ती से कार्रवाई न कर सके,
इस तरह की रणनीति पहले भी देश के कुछ हिस्सों में देखने को मिली है, जहां भीड़ के आगे महिलाओं और बच्चों को रखकर पुलिस को असमंजस में डाल दिया जाता है, जैसा कि जम्मू कश्मीर में किया जाता था। भीड़ में महिलाओं और बच्चों को आगे कर दिया जाता था ताकि पुलिस बच्चों और महिलाओं पर हमला न कर सके। वैसे ही एनआईए ने इस मामले में अब तक 12 एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि की है और 400 से अधिक लोगों की पहचान की जा चुकी है। कई गिरफ्तारियां भी हुई है और जांच के दायरे में कुछ स्थानीय अधिकारी भी आए हैं। बताया जा रहा है कि कुछ लोग सत्तारूढ़ दल टीएमसी से जुड़े हुए हो सकते हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी जांच के बाद ही होगी। इस पूरे मामले में मुफकरुल इस्लाम नाम के एक व्यक्ति को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, लेकिन एजेंसियों का मानना है कि वह केवल एक मोहरा हो सकता है और असली साजिशकर्ता कोई और हो। इसलिए जांच अब तक उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जिन्होंने इस पूरी घटना की योजना बनाई। राजनीतिक स्तर पर भी यह मामला काफी गर्मा गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर विपक्ष ने आरोप लगाया है कि उनकी सरकार इस मामले में ढिलाई बरत रही है। हालांकि ममता बनर्जी ने खुद को इस मामले से अलग बताते हुए कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। वहीं अदालत में केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में लोकतंत्र खतरे में है और वहां चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराना चुनौतीपूर्ण हो गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि स्थानीय प्रशासन और कुछ राजनीतिक तत्व मिलकर लोगों को डराने धमकाने का काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि केंद्रीय सुरक्षा बलों को वहां से हटाया नहीं जाएगा और वे सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि इस तरह की बयानबाजी पर रोक लगनी चाहिए, जिससे माहौल और खराब हो सकता है। पूरे घटनाक्रम ने साफ होता है कि यह केवल एक स्थानीय हिंसा का मामला नहीं है, बल्कि इसके तार कहीं गहरे तक जुड़े हो सकते हैं। चूंकि यह क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब है, इसलिए जांच एजेंसियां इस एंगल से भी मामले को देख रही है। एनआईए की शुरुआती रिपोर्ट से यह संकेत जरूर मिला है कि इस घटना में कई स्तरों पर लापरवाही और संभवतः मिलीभगत हो सकती है, लेकिन अंतिम सच्चाई तभी सामने आएगी जब जांच पूरी होगी और अदालत में सभी सबूत पेश किए जाएंगे। इस मामले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या राज्य की पुलिस पे हमेशा भरोसा किया जा सकता है, खासकर तब जब मामला राजनीतिक रूप से संवेदनशील हो। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप यह दिखाता है कि जब स्थिति गंभीर हो जाती है तो देश की सर्वोच्च अदालत को आगे आना ही पड़ता है। आने वाले समय में एनआईए की जांच इस पूरे मामले की दिशा तय करेगी। यदि साजिश के ठोस सबूत मिलते हैं तो यह केवल कुछ व्यक्तियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। वहीं अगर प्रशासनिक लापरवाही साबित होती है तो संबंधित अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है। बंगाल में आज जो स्थिति है वह ममता बनर्जी के लिए एक दो धारी तलवार बन गई। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की तलवार लटक रही है तो दूसरी तरफ जनता के बीच वह खौफ अब गुस्से में बदल रहा है। पुलिस, जिसे अब तक सुरक्षा कवच की तरह इस्तेमाल किया जाता था, अब कोर्ट की निगरानी में काम करने को मजबूर है। यदि 13 अप्रैल की सुनवाई में एनआईए की रिपोर्ट और भी गंभीर खुलासे करती है तो राज्य प्रशासन के पास जवाब देने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। बंगाल का यह राजनीतिक और न्यायिक संघर्ष अब उस मोड़ पे है जहां सत्ता का अहंकार और न्याय की गरिमा के बीच सीधी टक्कर है। अंततः यह मामला केवल पश्चिम बंगाल या मालदा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे देश के लिए एक चेतावनी है कि कानून व्यवस्था और लोकतांत्रिक संस्थाओं की सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। अब सबकी नजर एनआईए की अगली रिपोर्ट और अदालत के अगले फैसले पर टिकी है, जो इस पूरे विवाद का अंतिम सच सामने लाएगा। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।